Hello everyone, welcome to the Learning Loop online education platform. डियर स्टूडेंट, हमने आईपी सब्जेक्ट में सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना स्टार्ट किया है। ठीक है, जो एग्ज़ाम है वो आपका 27 फरवरी को होना है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर पेपर में हम बात करें अगर, तो हमने सबसे पहले 2024 का जो पेपर है उसको सॉल्व किया था। ठीक है, तो ये आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसमें हमने क्या किया था, दो पार्ट में इसको सॉल्व किया था, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, पहले पार्ट में हमने पूरा पेपर का एनालिसिस देखा था और मैंने आपको साथ ही साथ क्या करवाए थे, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर करवाए थे। ठीक है, और जो सेकंड पार्ट है उसमें मैंने आपको सारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस कवर करवाए थे। अब हम जो है, ठीक है, वो थोड़ा सा और ओल्ड हम बात करें या और पुराना हम बात करें तो हम 2022 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं आज। ठीक है, या इसको हम समझने वाले हैं, इसका एनालिसिस करने वाले हैं। साथ ही साथ हम आंसर राइटिंग टेक्निक्स को भी देखेंगे कि एग्जाम के अंदर हमें किस अप्रोच के साथ आंसर्स लिखने हैं जिससे हमारी मार्किंग बहुत अच्छी होगी। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक है, और साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि अगर आप क्लास फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो पहले आप जो मैंने आपको सॉल्व करवाए थे, आप वो वाले पार्ट को क्या कर सकते हो, कंप्लीटली देख सकते हो, जिसमें मैंने आपको क्या करवाया था, इसके प्रीवियस में 2024 का पेपर मैंने सॉल्व करवाया था, तो आप उसको पहले ठीक से देख सकते हैं। आज हम जो है वो 2022 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, तो पेपर हमारा 2022 का है। ठीक है, सब्जेक्ट आपको पता है इन्फॉर्मेटिक है ना, प्रैक्टिसेस, जिसको हम 151 या 151 सब्जेक्ट कोड इसका आपको देखने के लिए मिलता है। अच्छा, पेपर में आप एक चीज़ देखेंगे कि लास्ट ईयर हमने जो 2024 का लास्ट पेपर जो सॉल्व किया था 24 वाला, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे आपके, 20 थे। यहाँ पर क्वेश्चंस कितने हैं, 19 हैं। अब ऐसा क्यों हुआ है तो मैं आपको ये चीज़ भी समझा रहा हूँ। ठीक है, टोटल पेज 8 है, टाइम 3 घंटे है, मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर आपके 70 होंगे। ठीक है, इस बात को आपको समझना है। साथ ही साथ आपको मैं एक बात और बता दूं कि अगर आपने 24 वाला पेपर ठीक तरीके से देखा हुआ है ना, तो उसकी कंप्लीट पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर लगाई हुई है, तो वहां से आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी तरह की प्रॉब्लम होने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, या तो आप यूट्यूब के ऊपर कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम पर आप मुझे पर्सनल भी मैसेज कर सकते हैं, तो आपको वहां पर रिप्लाई दिया जा रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ जाएं। तो अब मैं आपको देखो यहाँ पर जो बात बता रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से हम समझेंगे। हमने जो लास्ट क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था उसमें पैटर्न थोड़ा सा बदल गया था। उसमें क्या था भाई, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर आपके जो 20 तक क्वेश्चन थे उन सब में क्या था, आंतरिक विकल्प थे, है ना। क्या थे, सब में आंतरिक विकल्प थे, मतलब आपको दो क्वेश्चंस मिल रहे होंगे, दो क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आपको क्या है, सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पर चीजें थोड़ी सी बदल गई हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 19 तक जो है वो आंतरिक विकल्प दिए गए हैं और थोड़ा सा यहाँ पर पैटर्न आपको बदला हुआ मिलेगा, है ना। तो पहले जो 22 का पैटर्न था वो कुछ इस तरीके का था, इसके बाद हमने 24 देखा। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में आप 25 और 26 देखेंगे तो वहां पर जो पैटर्न आपको मिल रहा है आपको उसको फॉलो करके चलना है। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक केवल वस्तुनिष्ठ है। आपको लग रहा होगा कि सर ये तो 24 नंबर के आएंगे, पर लास्ट ईयर 28 नंबर के पूछे गए थे, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनको कम किया गया है, पर मार्किंग इसकी 28 ही है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 7 नंबर वाले आपको 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं ना। ठीक है, यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं। ठीक है, प्रत्येक जो है वो 7 नंबर के हैं, तो इस तरीके से आपके मार्किंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मार्क्स आपके 28 ही रहेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 12 तक सारे 2 अंक वाले क्वेश्चन हैं, है ना, 30 शब्द में हमें लिखना होता है। और 13 से लेकर 16 तक जो है वो सारे कितने नंबर वाले हैं, 3 नंबर वाले हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको 17 नंबर का जो क्वेश्चन है वो 4 नंबर का देखने के लिए मिल रहा होगा, और 18 और 19 जो दोनों क्वेश्चन है ये आपको 5 नंबर के देखने के लिए मिल रहे होंगे। तो ध्यान रखेंगे 2 अंक का जो क्वेश्चन है उसमें वर्ड लिमिट हमारे पास 30 शब्द है, इसके अंदर हमें अपना आंसर कंप्लीट करना है। ठीक है, 3 अंक वाले में अगर हम देखेंगे तो हमने देखा था लास्ट टाइम भी देखा था 75 वर्ड रहेगा, और 4 अंक वाले क्वेश्चन में आप देखोगे तो 120 या 130 हमें वहां पर वर्ड लिमिट जो है वो देखने के लिए मिल रही थी। तो यहाँ पर 120 लिखा हुआ है, लास्ट टाइम हमने देखा था 2024 में, तो वहाँ पर 130 लिखा था, मतलब इसके आसपास हमें रहना है। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 और 19 जो 5 अंक वाले क्वेश्चन है। तो 5 अंक वाले क्वेश्चन में जो वर्ड लिमिट रहती है वो आपको देखने के लिए मिल रही होगी 150 शब्द या 150 शब्द। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये पैटर्न समझ में आया होगा। ये काफी पुराना पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं जो आज से 4 साल पहले, है ना, 2022 में हुआ था। ठीक है, तो हमें केवल यहाँ क्वेश्चन से मतलब है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम अच्छे से कर रहे होंगे, साथ ही साथ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कर रहे होंगे, हमें क्वेश्चन से मतलब है क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, है ना। 22 में जो क्वेश्चन आप देखोगे मैंने आपको जो 24 का पेपर सॉल्व करवाया है तो उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज कॉपी पेस्ट मिल रहे होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड आपको मिल रहे होंगे। ठीक है,
तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं, तो सही विकल्प हमारे पास आते हैं। 7 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, सारे क्वेश्चन 1 नंबर के होंगे, तो आप देखोगे यहाँ से आपके 7 मार्क्स बन रहे होंगे। लास्ट ईयर आपने देखा था 24 में, तो क्या था आपके पास 6 क्वेश्चन मिल रहे थे, तो यहाँ क्वेश्चन आपके बढ़ा दिए गए चारों में, ठीक है। तो 4 नंबर जो है वो वहाँ जाके एडजस्ट हो जाएंगे। तो क्वेश्चन हमें मिल रहा है कि एक नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करता है ना। इनमें से हमें देखना है कि एक नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू कौन रिटर्न करता है, ठीक है। तो आप देखोगे कि भाई ये हमारा आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है, और ये भी आंसर नहीं है, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा, एबीएस। अब क्यों बनेगा, तो आप सबने पढ़ा हुआ है ना, कि जो एबीएस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। या फंक्शन जो है वो किसी संख्या का क्या करता है, एब्सोल्यूट फंक्शन जो है वो किसी संख्या का एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है, क्या करता है, लौटाता है। आपने पढ़ा होगा, ठीक है, कि जो फंक्शन है वो क्या करता है, किसी संख्या की एब्सोल्यूट वैल्यू को क्या करता है, लौटाता है। एग्जांपल हम जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा है एब्सोल्यूट या एबीएस, ठीक है। मैंने जैसे यहाँ -10 लिखा, ठीक है, तो मुझे जो आउटपुट मिलेगा, जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। तो ये क्या करेगा, एब्सोल्यूट वैल्यू को, ठीक है, क्या कर देगा, लौटा देगा। इसको हम हिंदी में परम मान भी कहते हैं। क्या कहते हैं, परम मान, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली जनरल पर्पस, ठीक है, ध्यान दें, जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है। तो कोबोल आपकी जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। बेसिक भी नहीं है और पाइथन भी नहीं है, आपकी पास्कल भी नहीं है। तो हमारा आंसर जो बन रहा होगा वो क्या बन रहा होगा, बी, पाइथन। मतलब इन सारी लैंग्वेज में जो सही आंसर हमारा होगा या जो सुटेबल होगा वो क्या होगा, पाइथन होगा। तो पाइथन जो है वर्तमान समय में आप सबको पता है सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली क्या है, जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। इसका उपयोग आपको पता है वेब डेवलपमेंट में किया जाता है ना, डेटा साइंस में किया जाता है, वेब डेवलपमेंट में किया जाता है, डेटा साइंस में किया जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप देखते हो इसका उपयोग किया जाता है, मशीन लर्निंग में इसका उपयोग किया जाता है ना। तो इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इन सब में हमारे पास जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा, पाइथन जो होगा वो करेक्ट आंसर हम इसमें लेकर चल रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि इसे वेरिएंस के स्क्वायर रूट के रूप में परिभाषित किया जाता है। रेंज होगा, वेरिएंस होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, या ठीक है क्वार्टाइल होगा। इनमें से कौन सा हमारा जो है वो करेक्ट आंसर या सही आंसर होगा। तो एक बार क्वेश्चन को समझेंगे कि वेरिएंस के स्क्वायर रूट के रूप में किसको परिभाषित किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा हमारा क्या होगा भाई, सी होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन को ही हम वेरिएंस के स्क्वायर रूट के रूप में क्या करते हैं, परिभाषित करते हैं, क्योंकि ये डेटा के फैलाव या डिस्पर्शन को क्या करता है, मापता है, ठीक है। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा जो होगा वो करेक्ट आंसर बन रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, आपसे चौथा क्वेश्चन पूछा गया कि नेटवर्क में केंद्रीय कंप्यूटर के रूप में किसको जाना जाता है। तो मॉनिटर आपका आंसर नहीं होगा, क्लाइंट नहीं होगा, और रूटर नहीं होगा। क्या होगा आपका सही आंसर होगा, सर्वर, ठीक है ना। सर्वर जो होता है उसको हम केंद्रीय या सेंट्रल कंप्यूटर के रूप में जानते हैं, ठीक है, नेटवर्क में, ठीक है। और इससे सारे जो कंप्यूटर जुड़े होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, क्लाइंट कहते हैं, ठीक है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में हमने पढ़ा हुआ। बात आती है मोजिला फायरफॉक्स, आपसे पूछा गया कि मोजिला फायरफॉक्स, ठीक है, इनमें से क्या है, क्या सर्वर है, तो नहीं है, ठीक है ना। वेब पेज है, ये भी नहीं है, वेबसाइट है, नहीं है। तो इजी क्वेश्चन है, वेब ब्राउजर, ठीक है ना। वेब ब्राउजर जो है, ठीक है, इसका उपयोग करके हम क्या करते हैं, इंटरनेट पर वेब पेज को देखते हैं या वेब पेज को क्या करते हैं, है ना, सर्च करते हैं, ओपन करते हैं, ठीक है। तो इसकी हेल्प से हम करते हैं, वेब ब्राउजर की हेल्प से, ठीक है ना, ठीक है। वेब ब्राउजर को हम चलाते हैं तो हमें सर्च इंजन मिलता है, जिसकी हेल्प से हमें क्या होती है, वेबसाइट्स या वेब पेज दिखाई देते हैं या मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पाइथन में मॉड्यूल को चलाने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आपसे पूछा कि पाइथन में मॉड्यूल को चलाने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है। तो ये शॉर्टकट की से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो हमारा आंसर आपको सिंपली क्या मिल रहा होगा, F5, है ना। आप सबको पता है IDLE, इसको हम क्या बोलते हैं भाई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट, ठीक है। मैं प्रोग्राम या मॉड्यूल को क्या किया जाता है, रन करने के लिए F5 कुंजी का या की का क्या होता है, उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो लिखा है कि यह इंफॉर्मेशन, डेटा या फाइल्स को चुराने या मैनिपुलेट करने के लिए, ठीक है,
के लिए किसी नेटवर्क या कंप्यूटर में अनएथोराइज्ड एंट्री करता है ना, तो पेटेंट नहीं होगा, कॉपीराइट नहीं होगा, ट्रेडमार्क नहीं होगा। इजी क्वेश्चन है, आपको इजीली इसका आंसर मिल जाएगा। क्या बन जाएगा? हैकिंग बन जाएगा। ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है कि हैकिंग का ही अर्थ होता है किसी कंप्यूटर या नेटवर्क में बिना अनुमति के, मतलब अनएथोराइज्ड तरीके से क्या करना, प्रवेश करना या एंट्री करना, डेटा को चुराना या उसमें बदलाव करना। ठीक है, इस तरह की जो स्थिति होती है उसको हम किसके नाम से जानते हैं? हैकिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये विकल्प जो है वो अच्छे से समझ में आए होंगे। यहाँ पर आप सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं, ठीक है, वो यहाँ से सारी चीज़ें एक बार अच्छे से देख सकते हैं। इस PDF को आप डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है, और उसके बाद आप इसके आराम से क्या कर सकते हैं? प्रैक्टिस कर सकते हैं या अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ जाते हैं। तो हमें मिलते हैं यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स या खालिस्तान। अब यहाँ भी देखोगे आप, तो हमें कितने मिल रहे हैं? यहाँ भी 7 देखने के लिए, या 7 जो है फिल इन द ब्लैंक्स हमें देखने के लिए यहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक है, पहला हमें मिल जाता है कि भैया डेटा में टेबल में डेटा को संशोधित करने का मतलब आपको पता है अपडेट करना है ना, या उसमें कोई चेंज करना है या बदलाव करना। तो टेबल में डेटा को संशोधित करने के लिए खालिस्तान स्टेटमेंट का उपयोग किया जाता है। तो कौन से स्टेटमेंट का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो क्या आएगा? अपडेट। क्या जाएगा भाई? अपडेट स्टेटमेंट का क्या होता है? हम उपयोग करते हैं किसके लिए? टेबल में डेटा को संशोधित करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है रिलेशनल डेटाबेस जो है वो किस वर्ष में या खालिस्तान है ना वर्ष में लोकप्रिय हुआ था। ठीक है, पहली बात आपको ये समझना है कि रिलेशनल डेटाबेस जो है, ठीक है, ये 1980 के दशक में काफी क्या हुआ था? लोकप्रिय हुआ था। ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस जो है ये 1980 के दशक में काफी लोकप्रिय हुआ था, परंतु इसका जो वैचारिक विकास है ना, वो किसके द्वारा किया गया था? EF कॉर्ड, है ना, EF कॉर्ड के द्वारा कब किया गया था? ये किया गया था भाई 1970 में। ठीक है, 1970 में EF कॉर्ड ने क्या किया था? इसको विकसित किया था। ठीक है, और पहला व्यावसायिक रिलेशनल डेटाबेस जो है वो हमारे पास क्या निकल के आता है? ओरेकल। क्या निकल के आता है? ओरेकल। ओरेकल जो है वो 1979 में, ठीक है, आपको देखने के लिए मिलता है 1979 में। ठीक है, लेकिन हम आगे बात करें तो 1970 के दशक के अंत में ये सामने आया था, लेकिन यह जो है वो 1980 के दशक की शुरुआत में SQL की परिपक्वता और 90 के दशक की शुरुआत में, ठीक है, मुख्य धारा है ना में डेटाबेस को क्या करना, डेटाबेस मॉडल ये क्या था? मुख्य धारा में शामिल हुआ था या बना था। ठीक है ना, तो इस सवाल का जो आंसर होगा, हमसे ही पूछा हुआ कि लोकप्रिय कब हुआ था, तो लोकप्रिय जो हुआ था वो आप 1980 इसमें लगा सकते हैं, 1980। लेकिन अगर आपसे पूछें कि इसका विकास कब हुआ तो आप बता सकते हैं। ठीक है, ये आपको 1970 में EF कॉर्ड के द्वारा विकसित हुआ, उस समय आपको देखने के लिए मिल रहा था। तो यहाँ अगर लोकप्रिय शब्द नहीं होता तो हम इसका आंसर क्या लगा रहे होते? 1970 लगा सकते थे। ठीक है, पर यहाँ पर लोकप्रिय पूछा है कि लोकप्रिय कब हुआ है, तो हमें यहाँ पर 1980 लगाना पड़ेगा। ध्यान रखें इस क्वेश्चन में, अगर हमसे पूछा कि कब विकसित हुआ है या किसके द्वारा विकसित हुआ है या EF कॉर्ड ने इसको कब विकसित किया है, तो उस केस में हम इसका आंसर क्या बना रहे होंगे? 1970। ठीक है, या हम 1980 के दशक में भी हम कह सकते हैं। ठीक है, दशक का मतलब 10 साल है ना के अंतर्गत जो चीज़ें आती हैं उनको हम दशक के नाम से जानते हैं, दशक के रूप में परिभाषित करते हैं। ठीक है, आगे हम बात कर लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा कि खालिस्तान डेटा सेट की मिडिल वैल्यू है। ठीक है, आपसे इसमें पूछा गया है कि खालिस्तान डेटा सेट की क्या है? मिडिल वैल्यू है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं भाई? इसको हम बोलते हैं मीडियन। ठीक है, क्या बोला जाता है? MEDIAN, इसको हम क्या बोलते हैं? मीडियन। ठीक है, डेटा सेट की मिडिल वैल्यू है ना, वो क्या बोला जाता है? मीडियन बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि हेट्रोजेनियस डेटा के साथ 2 डायमेंशनल अरे, ठीक है ना, क्या होता है? तो इसको अपन बोल सकते हैं मैट्रिक्स। 4th नंबर का आंसर हमारा हो जाएगा मैट्रिक्स। ठीक है, हेट्रोजेनियस डेटा के साथ 2 डायमेंशनल अरे जो है वो क्या होता है? मैट्रिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5। खालिस्तान मोड में एक सिस्टम से अन्य सिस्टम में डेटा सिर्फ एक ही डायरेक्शन में क्या होता है? ट्रांसफर होता है। तो इसको हम बोलेंगे सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स मोड। क्या बोलेंगे? डुप्लेक्स नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स मोड। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है URL का फुल फॉर्म। आपसे URL का पूरा नाम पूछा है तो आप सबको पता है कि URL का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है?
यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि खालिस्तान लेखक के कार्य को प्रोटेक्ट करने का कानूनी साधन है ना। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा भैया कॉपीराइट। क्या जाएगा? कॉपीराइट। ओके, ठीक है। तो ये आपके सारे क्या हो गए भाई? खालिस्तान हो गए आपके साथ, है ना, ठीक है। किसी तरह की समस्या या आपको कोई डाउट या कोई भी स्थिति ऐसी बनती है तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं या कमेंट के माध्यम से हमें सूचित कर सकते हैं, ठीक है ना। या किसी भी प्रकार की सहायता या हेल्प के लिए भी हमें कमेंट के माध्यम से क्या कर सकते हैं? संपर्क कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम और व्हाट्सअप, है ना, 2 ऑप्शन उपलब्ध कराए गए हैं। कुछ टेलीफोन आपको मोबाइल नंबर्स भी अवेलेबल कराए गए हैं जिनमें एक टाइम सेट किया गया है। अगर उस टाइम के अकॉर्डिंग आप कॉल करते हो तो आपका कॉल रिसीव किया जाएगा और आपको जो भी, है ना, आपकी क्वेरी होगी, ठीक है, या हेल्प बन सकेगी, वो हेल्प आपकी करी जा रही होगी, ठीक है। तो किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप, है ना, यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हैं। अगर देखा जाता तो रिप्लाई किया जाएगा, या आप टेलीग्राम चैनल पर भी जाके क्या कर सकते हैं? मैसेज कर सकते हैं और कम्युनिकेट कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं, ठीक है। दोनों ही कंडीशन में आपको जो भी उचित होगा वो आपको बताया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ जाएं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर आपसे मैच द टेबल, ठीक है, या मैच द पेयर में आप देखोगे तो सही जोड़ियाँ आपसे पूछी गई है, ठीक है। एक साइड आप देखोगे तो यहाँ 7, है ना, हमारे पास क्या है? वर्ड, है ना, ऑब्जेक्ट लिखे हुए हैं। दूसरी साइड आप देखेंगे तो कितने हैं आपके पास? ठीक है, 8 लिखे हुए हैं ना। तो कोई एक यहाँ पर एक्स्ट्रा दिया हुआ है, ठीक है। ऐसा हमने पुराने पेपर में भी देखा था कि एक साइड आपके 6 ऑप्शन थे, दूसरी साइड कितने ऑप्शन थे? 7। तो यहाँ पर एक साइड 7 है, दूसरी साइड कितने हैं? 8 है। एक एक्स्ट्रा दिया हुआ है ना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भाई एवरेज। तो एवरेज जो है, ठीक है, एवरेज किसके साथ आप देखोगे तो इसके साथ मैच कर जाएगा, है ना, जी के साथ। एवरेज वैल्यू रिटर्न करता है। एवरेज क्या करता है? एवरेज फंक्शन जो है क्या करता है? एवरेज वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एरे। तो एरे किसके साथ मैच कर रहा होगा? ठीक है, आप देखो यहाँ पर, तो एरे जो है वो आपका किसके साथ चला जाएगा? नमपाई के साथ चला जाएगा, ठीक है। फिर देखेंगे लाइन स्टाइल, है ना। तो लाइन स्टाइल जो है वो किसके साथ आपकी मैच कर रही है? तो प्लॉटेड लाइन की शैली को, ठीक है, बदल देता है। लाइन स्टाइल क्या करता है? प्लॉटेड लाइन शैली को बदल देता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे तो आप देखोगे यहाँ नेक्स्ट आपके पास आता है मॉडेम, है ना। तो मॉडेम को हम किसके रूप में जानते हैं? मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर के रूप में जानते हैं, या इसको हम इसका फुल फॉर्म मानते हैं ना। हम क्या लिखते हैं? मॉडेम लिखते हैं, है ना। तो एमओ का मतलब बनता है मॉड्यूलेशन, और डी एम, है ना, क्या बनता है आपका? डी एम का मतलब डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन या डीमॉड्यूलेशन के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ब्रिज, ठीक है। तो ब्रिज क्या है भाई? एक नेटवर्क डिवाइस है ना। आगे हम पेपर में देखेंगे तो क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछा गया है कि विभिन्न प्रकार की नेटवर्क डिवाइसेस को समझाओ। 5 नंबर में, 4 नंबर में शायद होगा, तो आगे हम उसको डिटेल में पढ़ रहे होंगे, ठीक है। फिर आता है FLOSS, ठीक है। तो FLOSS जो है ये किसके साथ मैच कर जाएगा? तो इसको हम मैच कराएंगे मैन के साथ। किसके साथ मैच कराएंगे? मैन, ठीक है। फिर आगे आप देखेंगे, है ना, तो साइबर बुलिंग, है ना। साइबर बुलिंग जो है ये किसके साथ मैच कर जाएगा? हैकर के साथ, ठीक है। किसके साथ मैच कर जाएगा? हैकर के साथ, ठीक है। चलिए ये आप देखोगे यहाँ तो इंग्लिश में आपको मिल जाएंगी सारी चीज़ें। अब नेक्स्ट जो आपसे पूछा गया वो ट्रू फॉल्स नहीं पूछा गया, यहाँ पर पूछा गया है एक वाक्य में उत्तर दीजिए, ठीक है। इसमें भी आप देखोगे एक एक नंबर वाले आपको 7 क्वेश्चंस मिल रहे होंगे, तो यहाँ भी 7 नंबर होंगे। तो आप देखोगे इस तरीके से हम यहाँ पर 28 नंबर बनाते हैं, ठीक है। पहले आपको 6 नंबर वाले कितने पूछे गए थे, है ना। तो आप देखोगे 3 पूछे गए थे, तो 18 बन रहे थे, ठीक है। और 5-5 नंबर वाले आपको 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस तरीके से आप देखोगे तो हमने लास्ट जो पेपर सॉल्व किया था उसमें कुछ इस तरीके से चीज़ें आपको देखने के लिए मिल रही थी। आगे हम देख लें, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन बनता है कि भैया DBMS का प्रबंध करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है। पहला क्वेश्चन है ना, एक लाइन में आपसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है नाम बताइए जो सीरीज में डेटा के आकार का टपल है उसको लौटाता है। फिर अगला क्वेश्चन है उस चार्ट का नाम लिखिए जो डेटा को एक श्रृंखला के रूप में प्रदर्शित करता है। फिर आपसे पूछा है ROS का पूरा नाम क्या है। डिजिटल फुटप्रिंट्स के नाम लिखिए, ठीक है। उस नेटवर्क का नाम लिखिए जो छोटे स्थान जैसे कि हॉस्पिटल, कॉलेज आदि में उपयोग किया जाता है। फिर पूछा गया है कि उसका नाम लिखिए जो एक निश्चित साइन, सिंबल या किसी विशेष प्रोजेक्ट के सोर्स को डिटरमाइन करने वाले शब्द को संदर्भित करता है। तो ये आपके 7 क्वेश्चंस हैं। तो हम इनके आंसर्स देख लेते हैं कि किस तरीके से हमें लिख के आना है एग्जाम के अंदर, ठीक है।
पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है डीबीएमएस। डीबीएमएस का प्रबंध करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है ना? तो आपको पता है कि डीबीएमएस का प्रबंध करने वाले व्यक्ति को हम बोलते हैं डीबीए। क्या बोलते हैं? डीबीए। डीबीए का फुल फॉर्म क्या होता है? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाम बताइए जो सीरीज में डेटा के आकार का टपल लौटाता है। तो सीरीज में डेटा के आकार या साइज का टपल लौटाने वाला जो होता है उसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट टपल, एट्रीब्यूट सेप। क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट सेप। इसको किस नाम से जाना जाता है? एट्रीब्यूट सेप के नाम से। फिर कह रहा है उस चार्ट का नाम लिखिए जो डेटा को एक श्रृंखला में प्रदर्शित करता है ना? तो यहाँ पर देखो, डेटा को एक श्रृंखला या सीरीज में प्रदर्शित करने वाला चार्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं लाइन चार्ट या रेखा आरेख। हिंदी में बोला जाता है रेखा आरेख, इंग्लिश में आप बोलेंगे लाइन चार्ट। ठीक है, रॉश, ROSS, रॉस का फुल फॉर्म पूछा गया है तो इसको हम बोलेंगे रोबोटिक ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, नेक्स्ट आता है डिजिटल फुटप्रिंट के नाम बताइए। तो यहाँ पर आप दो नाम लिख सकते हैं, एक होता है एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट जिसको बोलते हैं सक्रिय डिजिटल फुटप्रिंट, और दूसरा होता है पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट जिसको बोला जाता है हिंदी में निष्क्रिय डिजिटल फुटप्रिंट। ठीक है, क्या होते हैं तो थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे दूं। एक्टिव जो होता है जब हम खुद जानकारी पोस्ट करते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया वगैरह या सोशल मीडिया की पोस्ट जो है वो इसके अंतर्गत आते हैं। और जो पैसिव होता है जब वेबसाइट हमारी जानकारी अपने आप एकत्र करती है, जैसे कुकीज वगैरह है ना, इन पर हम क्लिक कर देते हैं मोबाइल में या कंप्यूटर में, तो हमारी जानकारी इंटरनेट के माध्यम से सामने जहाँ से ये कुकीज आती है वहाँ पहुँच जाती है, उस सोर्स पर है ना, या उस डेस्टिनेशन पर पहुँच जाती है। तो पैसिव में क्या होता है, जब वेबसाइट हमारी जानकारी क्या करती है, अपने आप एकत्र करती है, तो उसको हम पैसिव बोलते हैं। और एक्टिव में क्या होता है, जब हम खुद अपनी जानकारी पोस्ट के माध्यम से क्या करते हैं, जैसे फेसबुक है, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम वगैरह पे आप पोस्ट करते हो तो उसके द्वारा आपकी जानकारी जाती है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये याद रखें। मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा इसलिए बताया, आपको लिख के नहीं आना, ये आपको पता रहना चाहिए कि ये क्या है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। उस नेटवर्क का नाम लिखिए जो छोटे स्थान जैसे कि हॉस्पिटल, कॉलेज आदि में उपयोग होता है। तो छोटे स्थान जैसे कि हॉस्पिटल, कॉलेज आदि में उपयोग होने वाला जो नेटवर्क है, उस नेटवर्क को हम किस नाम से जानते हैं? उसको हम लैन के नाम से जानते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। आप सबको पता है ना, इनको हमने नेटवर्किंग में पढ़ा हुआ है। ठीक है, इनको हम बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, हॉस्पिटल, कॉलेज, स्कूल है ना की जो लैब वगैरह है उनमें उपयोग किया जाता है उसको हम बोलते हैं लैन। ठीक है ना, इसमें हम मैन भी पढ़ते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है ना, वैन भी पढ़ते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, पैन भी हम पढ़ते हैं, पर्सन एरिया। तो ये बहुत सारे आते हैं है ना नेटवर्क है ना, तो इनको पढ़ा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, उसका नाम लिखिए जो एक निश्चित साइन, सिंबल या किसी विशेष प्रोजेक्ट के सोर्स को डिटरमाइन करने वाले शब्द को संदर्भित करता है ना। तो इसका नाम होता है ट्रेडमार्क। हमने इसकी जो डेफिनेशन है वो है ना, प्रीवियस पेपर हमने जब 24 वाला सॉल्व किया था उसमें हमने इसको पढ़ा था कि किसी निश्चित साइन, सिंबल या किसी विशेष प्रोडक्ट के सोर्स को निर्धारित करने वाले शब्द को हम किस नाम से जानते हैं? ट्रेडमार्क के नाम से हम इसको जानते हैं। इसको किसके नाम से जाना जाता है भाई? ट्रेडमार्क के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो इस पेपर को भी हम क्या है 2 पार्ट में कवर कर रहे हैं। पार्ट 1 में हमने ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझे हैं। ठीक है, और अगला जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा है ना, पार्ट 2। ठीक है, तो पार्ट 2 में हम सारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस देख रहे होंगे। ठीक है, अभी हमने 4 क्वेश्चंस करे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 19 तक हम पार्ट 2 में मिलते हैं, जिसमें आपको सारे डिस्क्रिप्टिव जो क्वेश्चंस हैं उनको डिटेल में आंसर राइटिंग अप्रोच के साथ बताया जाएगा कि एग्जाम में किस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, तो चैनल से आप जुड़े रहिए। ठीक है, और अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं, ठीक है, तो आप अपने फ्रेंड्स को, दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो, जिससे 27 तारीख में जो एग्ज़ाम हो रहा है तो उनको भी उस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हो। किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए या किसी भी प्रकार के डाउट के लिए आप क्या कर सकते हो, वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो या टेलीग्राम पर हमें सूचित कर सकते हो। ठीक है, तो आपको उसका रिप्लाई दिया जाएगा।